हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है सिविलाइजेशन अनफोल्डेड। इसमें हम बात करेंगे कि ईस्टर्न, वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, डिफरेंट जो हम लोग सभ्यताओं को मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी फिल्टर के, सीधी बात, द रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। पहला सवाल मेरा हमारे भाई शाश्वत से यही रहेगा कि ईस्टर्न, वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू सैमुअल हंटिंगटन, हम आज की दुनिया को मतलब 4 सिविलाइजेशन में बांटते हैं। 4 सिविलाइजेशन है आज के तौर पर, कल्चरली तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कल्चर। क्योंकि सिविलाइजेशन वो चीज़ है जो कल्चर को शेप करती है। रहन सहन, खान पान, ये सब सिविलाइजेशन को ही दिखाता है। तो आज के ज़माने में हम मेनली 4 तरह की सिविलाइजेशन देखते हैं, और अगर हम उसको और कम करते हैं तो मेनली 3 सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न, जो सबको पता है, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता। इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की है, जो हिंदू सिविलाइजेशन है। और तीसरी है ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन देशों में बोली जाती है। और चौथी है इस्लामिक सिविलाइजेशन, जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। वो मेन में नहीं आती है। मेन में नहीं आती, क्योंकि वही है, 3 ही मेन है। वो एक्चुअली में एशियन में ही आती है, या आप उसको साउथ एशियन देख लीजिए, क्योंकि वो कल्चर हमसे रिलेटेड है। आप उस ईस्टर्न में मान लीजिए। मेनली 3 सिविलाइजेशन है, वो आपके सामने है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? मेनली डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम देखते हैं, वो सिविलाइजेशन है जो कि जहाँ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत डोमिनेटेड है। जैसे कि यूएस हो गया, पूरा वेस्टर्न यूरोप हो गया, जिसमें यूके, आपका जर्मनी, आपका स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, और आपका स्विट्जरलैंड, इटली, और यूएसए, कनाडा, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश आते हैं जहाँ क्रिश्चियनिटी है। और जहाँ जो है मेनली, जो कि वेस्टर्न स्फीयर में बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये। अगर आप इसको देखें तो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, कि दुनिया को 2 हेमिस्फीयर में बांटा गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसकी जो लोकेशन है। ठीक है। यहाँ मेनली क्रिश्चियनिटी बोली जाती है, और ये सब उन्हीं देशों का प्रोडक्ट है जिन्होंने कॉलोनिज्म किया था। कॉलोनियल जो पावर्स थी, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर था, स्पेनिश एम्पायर था, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है आज, जो अलग जगह फैला है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये होती है। दूसरा ईस्टर्न सिविलाइजेशन हुआ है जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया और पूरे जो कोरियन महाद्वीप है, उसमें जो पाया जाता है। ईस्टर्न सिविलाइजेशन में हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ बुद्धिज्म है, डोमिनेटेड नहीं है, पर हाँ सेकंड नंबर पे है। और पहले नंबर पे जैसे रीजनल कल्चर्स हैं, जैसे चाइना में कन्फ्यूशिज्म है, टाओइज्म है, और जापान में शिंटो रिलीजन है। तो ये इसको हम कहते हैं ईस्टर्न रिलीजन, ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न सिविलाइजेशन। और तीसरी सिविलाइजेशन आती है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जिसको कहते हैं, जो कि मेनली साउथ एशिया में है। एक्चुअली में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उसी सभ्यता का हिस्सा है, क्योंकि उनका कल्चर भी वही है। वो भले धर्म में अलग हो, लेकिन कल्चर, उनका जो नस्ल है वो हमारी वही है। तो इसको हम कहते हैं भारतीय सभ्यता। उनके उसमें दहेज लिया जाता है, हमारे उसमें दहेज लिया जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। लेकिन वेस्टर्न, उसमें कोई दहेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वो रिलीजन भले उनका इस्लाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश में, लेकिन वो सभ्यता वो इंडियन सभ्यता ही है, सीधी सी बात है। तो इंडियन सभ्यता हिंदू सभ्यता है, जहाँ हिंदू धर्म माना जाता है, बिल्कुल। और इसमें आप अगर इसके एथिक्स देखें तो जैसे माता पिता को वरीयता देना, गुरु को मानना, गुरु शिष्य परंपरा, और शाकाहारी, जो हम वेजिटेरियन जो होता है, वो हमारी इंडियन सभ्यता का एक मेन हिस्सा है। तो ये 3 सभ्यता मेनली आज हम देखते हैं कल्चरली तौर पे, धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी के तौर पे 3 सभ्यताएं हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। अगला सवाल ये रहेगा कि क्या रोल, मूल्य और वैल्यूज धर्म और सभ्यता में रोल प्ले करते हैं, कि मतलब इन शेपिंग वैल्यूज इन ईच सिविलाइजेशन, क्या ये इनका रोल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तीनों चीज़ें जो है किसी भी सिविलाइजेशन को शेप करती है। इसका हम उदाहरण ये देख सकते हैं कि जो दर्शन होता है, दर्शन में फिलॉसफी होती है, हर सभ्यता की अपनी एक फिलॉसफी है। जैसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखते हैं, उसका जो फिलोसफिकल जो फाउंडेशन है वो ग्रीक फिलॉसफी है। जो ग्रीक था, यूनान जिसको हम कहते हैं, और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, इन्हीं 2 जो सभ्यताएं थी, यहीं से जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। एक तरह से देखते हैं क्रिश्चियनिटी से पहले इनका जो दर्शन था, जैसे एरिस्टोटल हो गया या प्लूटो हो गया, और जितने भी इनके अपने दर्शन शास्त्री रहे हैं, रोमन एम्पायर के टाइम रहे हैं, इनकी अपनी फिलॉसफी है जो जिसने वेस्टर्न वैल्यू को शेप किया है। हमारे यहाँ जो दर्शन शास्त्री रहे हैं, मतलब फिलोसफर रहे हैं, जैसे अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य द्वारा जो बनाया गया, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, और हमारे यहाँ जो दर्शन पाए जाते हैं, जैसे
गांधी का भी एक दर्शन था, महात्मा गांधी का। तो वो हमारे गौतम बुद्ध सबसे मेन जिन्होंने बुद्धिज्म बनाया, वो भी एक दर्शन था, मतलब फिलोसफी थी। उसने इंडियन सभ्यता को शेप किया और इसका प्रभाव हम देखते हैं कि चाइना में जब बुद्धिज्म गया, या साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया साइड या जापान में जो बुद्धिज्म गया, उसने वहाँ प्रभाव डाला। तो यहाँ का हुआ है। और पश्चिम का जो जो ये मूल्य है या फिलोसफी है, जैसे चाइना में कन्फ्यूशियस थे या टाओइज्म था, टाओ थे, तो ये वहाँ के कौन थे? दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने वहाँ की जो वैल्यू है, फिलोसफी है या मूल्य है, उसको शेप दिया है। जैसे एरिस्टोटल का जो पश्चिमी सभ्यता का वो था, उन्होंने उसको दिया, चाहे कल्चर, कपड़े हो, पहना हो। जैसे टाई वाई जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्रोएशिया में कहते हैं कि क्रोएशिया से ये डेवलप्ड हुआ टाई पहनना, आज नहीं, बहुत पहले मिडिल एजेस में। इंडियन सभ्यता में आप देखते हैं कि हाथ पैर, मतलब पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेना। और ईस्टर्न सभ्यता में हम देखते हैं कि एक फैमिली ओरिएंटेड होता है। जैसे हम चाइना जापान में देखते हैं, वो भी हमारी तरह फैमिली और उसमें रहते हैं, मतलब परिवार समूह में रहते हैं, समूह में रहना ही उनका मेन वो होता है। तो इस तरीके से जो है फिलोसफी जो है अपने सभ्यताओं को शेप देती है। मतलब एक तरीके से जो भी रोल हैं, वैल्यूज हैं धर्म में के हिसाब से ये बिल्कुल सिविलाइजेशन में आता है ना। चलो अगला सवाल ये रहेगा, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी वर्सेस कम्युनिटी डिफरेंस, वेस्टर्न और ईस्टर्न और इंडियन थॉट्स क्या रहेंगे? सर, इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं, और कम्युनिटी, ये दो चीजें हैं। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तिवाद, जैसे कोई सिंगल आदमी है, और कम्युनिटी का मतलब होता है एक समूह में रहना। तो ये चीज ये दर्शाता है कि किस सभ्यता में किस तरीके से लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे वेस्टर्न सभ्यता में, जो पश्चिम की सभ्यता है, जो मेनली क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, वहाँ आप यूएस, कनाडा या यूरोप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देख लें, कि वहाँ जो परिवार जैसे नाम कोई चीज नहीं होती। वो टीनेजर में बच्चों को छोड़ देते हैं। और टीनेजर में ही बच्चे खुद अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है कि बिना शादी के ही आप रह सकते हो किसी के साथ। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट वहाँ पश्चिम में पाए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट भारत में बिल्कुल भी नहीं है। भारत में आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन भारत में शुरुआत से नहीं रहा है। जो यहाँ की मूल वैल्यू है वो नहीं है। जैसे आप जो है भारत में परिवार में रहते हैं, माता पिता का लास्ट तक आप जो है सेवा करते हैं, और आप एक मतलब कहते हैं जिसको हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो भारत में वो इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई घर का बड़ा लड़का है तो उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हम जैसे मेनली देखते हैं कि वो पूरा परिवार देखता है। अगर उसके माता पिता समर्थ नहीं है कुछ करने में, तो वही अपने छोटे भाइयों तक की शादी करेगा, उसके बाद वो सब कुछ देना दे, वो अलग अलग चीज़ है। तो वेस्टर्न में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माशाल्लाह कहते हैं कि भाड़ में जाओ, हम हर आदमी अपना करना है कर लो, नहीं तो मत करो। वो मतलब 16 साल की उम्र से ही निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अपना अलग, कोई गैराज में काम करता है, कोई काम करता है। भारत में क्या है कि सबको लेके चलना है, कम्युनिटी वाला सिस्टम है। वही ये सिस्टम ईस्टर्न में भी है। ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न सिविलाइजेशन में, जैसे चाइना जापान में भी है, वहाँ भी परिवार में ही लोग रहते हैं। वहाँ भी देखोगे आप तो वहाँ भी इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल नहीं है। इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो व्यक्तित्व है, मतलब जो व्यक्तिगत कोई चीज़ है, वो कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ भी परिवार की तरह रहते हैं जैसे इंडियन सिविलाइजेशन में रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो तीन सभ्यताओं को अलग अलग करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे लिटरेचर, साइंस और कला, आर्ट में इन तीनों सभ्यताओं में प्रमुख योगदान किसका रहा है या क्या रहता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, तीनों सभ्यताओं का अपना अपना योगदान रहा है। आप उसको फिलॉसफी बोले, साहित्य बोले, मतलब लिटरेचर बोले, या टेक्नोलॉजी बोले। हम जैसे देखते हैं कि भारतीय जो दर्शन है, मतलब फिलॉसफी है, जैसे हम ओशो देखते हैं, रजनीश वो थे। भारत में कई गुरु हैं, सबने अपने दर्शन दिए हैं। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी, सबने अपनी फिलॉसफी दी है, और जो कि पूरी दुनिया में आज विख्यात है। जैसे स्वामी विवेकानंद का जो था कि उन्होंने हिंदू धर्म का परचम लहराया था। सबसे पहला जो भारतीय हिंदू गया, जो जिन्हें पश्चिम में दिखाया कि हिंदू धर्म क्या है। इससे पहले लोग हिंदू धर्म को एक तरह से गलत उससे देखते थे कि यार ये कैसा बैकवर्ड रिलीजन है, खासकर वेस्टर्न देशों में। तो उन्होंने बताया कि यार अद्वैत वेदांत क्या है, आदि शंकराचार्य द्वारा, क्योंकि वो खुद अद्वैत वेदांत को ही मानते थे, स्वामी विवेकानंद। तो भारत की जो कला है, आप कला देखते हैं, खजुराहो मंदिर में चले जाओ, जो एलोरा केव में चले जाओ, मतलब भारत में कई ऐसे मंदिर है, जैसे लिंगराज मंदिर है, वहाँ एक पिलर है, वो उस पिलर का कोई बेस ही नहीं है, पर वो हवा में झूल रहा है। इस तरीके से जो नक्काशी की गई है, आर्किटेक्चर जिसको वास्तुकला बोलते हैं, वो इतनी मजबूती से की गई है कि पूरी दुनिया उसको देख के हैरान होती है। वैसे हम देखते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम का जो साहित्य है, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गया, उन्होंने काफ़ी, वो इंग्लिश के बहुत बड़े लिटरेचर, मतलब इंग्लिश के बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने, हम उनको पढ़ते हैं, जो भी इंग्लिश का पढ़ता है, इंग्लिश में कुछ मास्टरी करता है, तो विलियम शेक्सपियर को जरूर पढ़ता है। और
हम पश्चिम का देखते हैं कि पश्चिम का जो मेटेरियलिज्म है, भौतिकवाद जिसको कहते हैं, जैसे हमारे ईस्टर्न और हमारे हिंदू सिविलाइजेशन में देखते हैं कि सोल को अहम माना जाता है, भौतिकवाद या सुख संसाधन को उतना मेन नहीं माना जाता जितना स्पिरिचुअलिटी को माना जाता है। वेस्टर्न में स्पिरिचुअलिटी उतनी जरूरी नहीं है जितना भौतिक वो है, सुख साधन है, जो मतलब कि इंसान को जिसका भोग करना है, जैसे सुख सुविधा होती है या जीवन में जो इंजॉय करना होता है, वो उसको ज़्यादा वरीयता देते हैं। भारत में शुरुआत से लेके स्पिरिचुअलिटी का एक हो रहा है कि आफ्टर लाइफ हमें कुछ अचीव करना है, आप ना रहो बड़े बंगले पर कर्म अच्छे करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का, वो अलग अलग उसको इस तरीके से सेव करता है। चलो बहुत अच्छा है। फिर मैं एक नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा सर आपसे कि ग्लोबलाइजेशन और तकनीक में इन सभ्यताओं के बीच में की सीमाओं को कैसे धुंधली कर रहे हैं या कर दी है? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दुनिया का आपस में इंटरकनेक्ट होना, खुलना और एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करना, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे भारत में भी आज हम देखते हैं तो बड़े बड़े जैसे सिंगर, पॉप सिंगर भारत में आते हैं, उनके कंसर्ट होते हैं, हाँ कंसर्ट होते हैं। जैसे कोल्ड प्ले है शायद वो, हाँ कोल्ड प्ले नाम का, वो भी गुजरात में आया था। या कभी एमिनेम आ जाते हैं, कभी जो है हॉलीवुड के एक्टर आ जाते हैं। तो ये कब हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कारण हुआ। नहीं तो कितने इंडियंस को लैंग्वेज आती है, ये हम उनकी चीजें समझ आती हैं, उनकी तो पूरी संस्कृति अलग है, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण है। जब इंटरनेट आया, मोबाइल आया, कि हम सबसे कनेक्ट है। हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई स्पेनिश सीख रहा है, कोई हिंदी, जो भारत का आदमी है वो जर्मन सीख रहा है। इंग्लिश तो खैर सबको आती है क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ राज किया, लेकिन हम अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं। क्यों? ताकि हम उस देश में जाके काम करें। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जब दुनिया इंटरकनेक्ट हो जाती है। पश्चिम का प्रोडक्ट हम भारत में यूज करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड, वो हम भारत में यूज करते हैं। पश्चिम की शराब हम यहाँ पी रहे हैं, हर चीज हम वेस्टर्न की यहाँ कर रहे हैं। इतने तक कि वहाँ के कपड़े जैसे जीन्स वगैरह, ये जीन्स हम पहनते हैं, ये मेनली इटली में इसकी इन्वेंशन हुई थी। इटली क्योंकि मिलान में कल्चर कपड़ों का एक इंडस्ट्री मानी जाती है, पूरी दुनिया की वैश्विक इंडस्ट्री। खाने में ले वो पिज्जा पास्ता, हाँ, यहाँ का आइटम, बिल्कुल पास्ता तो इटली का है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो जब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, तो उसने जो अलग सभ्यताएं हैं, अलग कल्चर है, उनके बीच में जो बाउंड्रीज है ना, उसको धुंधला कर दिया है। धुंधला कैसे किया है? जैसे चाइनीज फूड हम भारत में खा रहे हैं, इंडियन फूड हम चाइना में खा रहे हैं। भारतीय लोग जो है होटल खोलते हैं विदेशों में, वहाँ के लोग उसको खाते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन था कि उनको पता नहीं था कि यार वहाँ का फूड क्या है, जब उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन के कारण है। इस तरीके से जो सीमाएं हैं वो खत्म हो चुकी है। हम उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो हमारे उसको तो मिक्स हो चुका है। साइड बाय साइड सारे कल्चर चल रहे हैं और बीच में क्लेश कुछ भी नहीं है। ये इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे सीमाएं खत्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन और तकनीक में मतलब कि इसमें फिर ये चीजें धुंधली कैसे पड़ रही हैं? धुंधली इस तरीके से पड़ रही है कि जैसे हम तकनीक यूज कर रहे हैं, हम जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, भारत में लोग आईफोन यूज कर रहे हैं। जब एप्पल वगैरह बना था तो भारत पहले बहुत मतलब ये था कि अभी हम डेवलपिंग पिछड़ा हुआ है, अभी भी हम डेवलपिंग है। तो उन्होंने सोचा यार वेस्टर्न लोगों ने कि यार हमारे जो कंजम्पशन है, मतलब इतने जो हमारा मार्केट है इंडिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ उनको क्या पता कि एप्पल क्या होगा। वहाँ तो भारत मुश्किल में जो हम नोकिया चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को पता चला वेस्टर्न उसका कॉन्सेप्ट का, लोगों की इनकम बढ़ी, तो उससे लोगों ने वहाँ की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लिया। मेन होता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। कैसे एक एड में बताया जाता है कि अफ्रीका में कोई नामीबिया की कोई एक ट्राइब होती है, वो कोका कोला पी रही है, वो ट्राइब के लोग, उनको पता ही नहीं कि कोका कोला क्या हुआ। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी को दूसरे लोगों को एक्सेप्ट किया है, और सारी जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ग्लोबलाइजेशन द्वारा, हम इससे वो सब चीजें कम हो गई, मतलब डिफिकल्टी नहीं रही। और हम जैसे उसको एलियन तौर पे देखते थे कि बाहर की चीजें हैं, तो ग्लोबलाइजेशन ने उसको नजदीक कर दिया। सब एक दूसरे की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और क्योंकि दुनिया चलती सहयोग से है, कोऑपरेशन से चलती है। ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? बिल्कुल सर, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जब अलग अलग सिविलाइजेशन, सभ्यताएं आज की जो जमाने की जो हैं, जब उनका क्लैश होता है उनके वैल्यूज में, उनके ट्रेडिशंस में। जैसे हम वेस्टर्न में देखते हैं तो उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मेनली मतलब ये बताया कि जो इस्लामिक सभ्यता है, जब वो वेस्टर्न में जा रही है तो उनका अपना जो रहन सहन है, वेस्टर्न का हम देखते हैं बिल्कुल वहाँ एकदम ओपन माइंडेड सिस्टम है। तो जब कोई इस्लामिक आदमी वहाँ जाता है वेस्टर्न में, तो वो किस तरीके से वहाँ उसका टकराव होता है उनके नैतिक मूल्यों में या उनके रहन सहन में, खान पान में। जैसे वो हलाल खाते हैं,
वेस्टर्न में कोई हलाल जैसा कॉन्सेप्ट होता है। या आप इंडिया में देख लो, हम हिंदू लोग जो है अगर नॉनवेज खाते हैं तो झटका में खाते हैं, वो हलाल में खाते हैं। तो ये एक तरह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ये खाली उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। जैसे हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो बाबा हैं, हमें वेजिटेरियन बनने का सिखाते हैं कि आप शराब मत पियो, आप जो है मांस मत खाएं। हाँ, मांस मत खाओ, मीट मांस मत खाओ। लेकिन पश्चिम में पूरी जो बिजनेस है बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पूरी जो चल रहा है उनका मेन फूड ही वही है। तो इसी को हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं। उनकी सभ्यता का नियम कुछ और है, हमारा कुछ और है। वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, सर वो कुछ हो गया वहाँ। अच्छा, वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, हम पर उसको मानते हैं, परिवारवाद को मानते हैं। तो इसी को सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा है कि जब अलग सभ्यताओं का जो है टकराव होता है विचारों में, तो उसको एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअल हंटिंगटन। उसने उस चीज को जन्म दिया, आतंकवाद को, जो आज देखते हैं। आतंकवाद उसी का जन्म है बिल्कुल। आप नाइजीरिया में देख लीजिए, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम लड़ रहे हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। और आप अफगानिस्तान देख लीजिए, वहां भी यही था। जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वो वेस्टर्न उसके खिलाफ था, क्योंकि अमेरिका की आर्मी वहां थी 2021 तक। तो उनका जो मोटो ये था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाना है। वेस्टर्न सेंटिमेंट एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट हो जाता है कि पश्चिमी सभ्यता अलग है, हमारी है इस्लामिक सभ्यता यहाँ पर लग रहना है। इंडिया में देख लीजिए तो जैसे बजरंग दल वगैरह जो है वैलेंटाइन डे को बैन करते हैं, या उस दिन कुछ वैंडलिज्म करते हैं। तो उनका वैंडलिज्म अपनी जगह सही है, हम उसको वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ही का एक मैटर है। दैट्स द मेन पॉइंट। सही। चलो, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। होप आप लोगों को ये सब टॉपिक में जो हम लोगों ने बताया है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया ये पॉडकास्ट तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।